हेलो एवरीवन। बेटा आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार ओके लिखे। लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव लेक्चर है आज हमारा और आज का टॉपिक जो हम लोग है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं। तो मैं पिछले कुछ कॉन्सेप्ट को हल्का सा रिवाइज करूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस। ध्यान से देखो, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए हैं, उनको सॉल्व करो। अगर प्रॉब्लम है तो मैं एक वर्कशीट आज आपको दे देता हूं। वर्कशीट का क्या मतलब होता है? कॉन्सेप्ट वर्कशीट होती है जिसे हम दे देते हैं आज आपको। आप उसको सॉल्व करके देखो क्या आपको उससे बेनिफिट हो रहा है। मतलब आपके उसके अलावा, आपके डीपीपी के अलावा एक वर्कशीट और आपको आज दे देते हैं। तो आप बताइए, अगर वो उससे फायदा होगा तो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और उससे आपको बेनिफिट होगा। तो आप बता दीजिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, हाँ। क्लास स्टार्टेड? यस, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ, चलिए स्टार्ट करें। करें स्टार्ट में एक बार फटाफट से। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आप चैट रोक दो, ठीक है, क्लियर। चैट रोक दो और उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। हाँ बेटा, चैट रोक दो आप। अच्छा, दो चीजें मैं बता देता हूं। जो बच्चे कंफर्टेबल हैं रिकॉर्डेड देखने में, तो यकीन 1.0 में सेम लेक्चर्स मैंने रिकॉर्डेड भी दे रखे हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो दोनों तरह का आप कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। जो लाइव पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे लाइव पढ़ो, इसलिए मैंने सीक्वेंस सेम रखा है। सीक्वेंस सेम रखने का मतलब ये हुआ कि जो चैप्टर मैं वहां करा रहा हूं उसी सीक्वेंस में यहां भी कराऊंगा, तो आप दोनों को उसी हिसाब से मैनेज करके चल सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा आपको? तो हम लोग यहां पर अब आगे पढ़ने वाले हैं और आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसको हल्का सा रिवाइज करेंगे। अब आप चैट मत करेंगे और आप मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि आपको मैंने लास्ट जो पढ़ाया उसमें से कितना आपको याद है। क्या आपको याद है कि ऑस्मोसिस क्या था? पानी का डिफ्यूजन था, ये याद होना चाहिए। ऑस्मोसिस किसके अक्रॉस होती है? सेमी परमिएबल के अक्रॉस, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। दूसरा, फोर्स क्या होगा? या तो सोल्यूट पानी को बुलाता है या प्रेशर बुलाता है, ये दो चीजें हो गई। उसके अलावा डायरेक्शन और रेट, मतलब कि किस डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होगा और स्पीड कितनी होगी, वो इन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर मैंने आपको रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाया था। रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाने के लिए मैंने आपको 3 केस बताए थे। केस 1 ये था, आप याद करिए। केस 1 ये था हमारे पास कि पानी जब एंटर करेगा, इसमें फनल में पानी एंटर करेगा, वो A टू B जा रहा होगा। असल में वो लिखने में गलती हुई है बेटा, B टू A आपने देखा है, वो चीज वो लिखने में मिस्टेक हुई होगी। तो पानी A टू B मूव कर रहा है, जिसे मैं ऑस्मोसिस कह रहा हूं, जिसे मैं क्या बोल रहा हूं? ऑस्मोसिस बोल रहा हूं, ठीक है। केस 2 क्या है? वाटर रुक गया। आप याद करो पानी कैसे रुकेगा? जब आप पिस्टन से प्रेशर लगाओगे तो पानी रुक जाएगा। जब आप पिस्टन से प्रेशर लगाओगे तो आपका क्या होगा? पानी क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाटर पोटेंशियल A मेरे पास 0 है और वाटर पोटेंशियल B का मेरे पास क्या है? 0 है। ऐसा कब होगा? यहां का और यहां का वाटर पोटेंशियल 0 कब होगा? जब पिस्टन से प्रेशर लगाया। तो जो पिस्टन से प्रेशर लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पिस्टन के प्रेशर के बराबर है जो मैंने पिस्टन से लगाया। ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूट पे डिपेंड करता है, तो हम ये कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सोल्यूट का फंक्शन है। ये चीज बताई थी। आरओ के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां 0 है, यहां पॉजिटिव लाना पड़ेगा, पानी बाहर। तो अगर आप देखो यहां वाटर पोटेंशियल 0 है, बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो आपने क्या किया, +10 लगाया आपने, तो +10 कैसे ला सकते हो? +15 का प्रेशर लगा के। तो अगर आप पिस्टन पे प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाओ, सॉरी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे तो पानी बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी। हाई वाटर पोटेंशियल टू लो, हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, आप समझे ध्यान से, और हाई डीपी टू लो और लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। तो मैंने कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी सेम डायरेक्शंस फॉलो करते हैं और डिफ्यूजन प्रेशर और वाटर पोटेंशियल एक जैसी बात होती है। तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर को डिस्कस किया था।
उसके बाद मैंने आपको यह बोला था कि ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर है और सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जिसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। दोनों सोल्यूट पे डिपेंड करता है, पर मेरे पास डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स होती है। डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, मेरे को इनकी डायरेक्शन दिशा अपोजिट होती है। उसके बाद सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट पोटेंशियल। ये हमने कर लिया। यहां तक समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? ये लास्ट लेक्चर में हमने ये सब बातें करी थी और मैं चाह रहा हूं कि डीपीडी का एक क्वेश्चन आप आज करो फिर से मेरे आगे। अगर आप करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो मैंने क्या दिया क्वेश्चन को। डीपीडी का फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर डीपीडी का फॉर्मूला होता है। डीपीडी एक्चुअल में डायरेक्शन देता है पानी के मूवमेंट की। डीपीडी का ही नाम सक्शन प्रेशर रखा गया है। एक बड़ी कोचिंग के मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस हैं, बच्चे बनाते हैं, हमसे डाउट पूछते हैं तो हम बताते हैं उसे। तो डीपीडी जो है वो होता है ओपी माइनस टीपी, सक्शन प्रेशर उसे कहते हैं। आ जाओ जरा, सेल ए इसका सोल्यूट पोटेंशियल -40 दे रखा है। सेल बी इसका सोल्यूट पोटेंशियल -60 दे रखा है। तो टर्गर प्रेशर कितना हो गया इसका बताओ। देखो टर्गर प्रेशर ये +20 दे रखा है, ये +30 दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका डीपीडी निकालूंगा। इसको प्योर वाटर में लिखा हुआ है। तो देखो जरा, सेल ए इसका सोल्यूट पोटेंशियल -40 है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया, +40। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया, +60 आ गया। इसका टर्गर प्रेशर कितना है, ए का 20 है। इसका टर्गर प्रेशर कितना है, 30 है। तो इसका डीपीडी कितना आ गया, इसका डीपीडी आ गया 20, 40 - 20। इसका डीपीडी कितना आ गया, इसका डीपीडी आ गया 30। क्लियर है? इतनी चीज आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका जो डीपीडी है मेरे पास कितना आ गया, 30 आ गया बेटा। ध्यान दो, इसका डीपीडी मेरे पास 30 आ गया। अब देखो ध्यान से, दोनों को प्योर वाटर में रखा है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है और इसका डीपीडी भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसमें सॉल्यूट है नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर 0 और ये क्लोज सिस्टम नहीं है, तो टर्गर प्रेशर 0 हो गया। इतनी चीज आपको आनी चाहिए। अब देखो, विच हैव मोर सॉल्यूट, इसके आंसर्स करने चलने हमें। सबसे पहले क्वेश्चन का 1, 2 आप लिख सकते हो चैट में, 3, 4 इनका आंसर बताओ मुझे। किस सॉल्यूशन में, किस सेल में ज्यादा सॉल्यूट है? कैसे डिसाइड करोगे सॉल्यूट? ऑस्मोटिक प्रेशर से। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, इसका। तो मेरे पास यहां 1 का बी आएगा, ज्यादा सॉल्यूट। किसमें ज्यादा पानी है यह कैसे पता चलेगा? टर्गर प्रेशर से। तो बी में ज्यादा पानी है, टर्गर प्रेशर ज्यादा है। विच एब्जॉर्ब मोर वाटर, यहां डीपीडी 0 है, यहां 30 है। 0 और 30, 0 और 20, अंतर किसमें ज्यादा है यहां। तो बी एब्जॉर्ब मोर वाटर। कनेक्ट करो दो सेल को, डायरेक्शन बताओ। तो लो डीपीडी टू हाई होता है, डायरेक्शन क्या है, लो डीपीडी टू हाई, ए टू बी। क्या आपको ये आंसर समझ आ रहे हैं? क्लियर है? बताओ बेटा, क्या आपको ये सारे आंसर समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन ऐसे करना आपको, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे सोचना है कि आपसे कोई पूछे कि किसमें ज्यादा टर्गर प्रेशर है, जिसका किसमें ज्यादा पानी है, जिसमें टर्गर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है। सही है, और फिर आप उस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? ए टू बी आएगा, बी टू ए वाले पिटाई खाएंगे। लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जा रहा है, अब देख लो खुद से। हां, क्लियर? ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। मैंने सिर्फ क्या बदला है, यहां पर मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, पानी की जगह मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है। आप खुद से करोगे, होमवर्क रहेगा ये आपका। ये होमवर्क है बेटा, दिस इज होमवर्क। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मुझे आप चैट में लिख के आंसर बताना क्या क्या आएगा इसको। ये होमवर्क है, आप जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद चैट में इसके आंसर लिख देना, खुद से करोगे इसे। विच सेल हैव मोर सॉल्यूट मोर वाटर, विच सेल एब्जॉर्ब मोर वाटर। ठीक है, मेरे पास ये 25 दे रखा है यहां सॉल्यूट पोटेंशियल, ये डिफरेंस है। कनेक्ट करो दो सेल को और देख बताओ कि डायरेक्शन बताने हैं आपको। ठीक है, तो क्या चेंजेस आएगा वो देख लेते हैं। अब यहां से हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैट रोक दो, अब आगे पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है बेटा?
ठीक है, रॉन्ग वाले घर चले जाओ। क्या रॉन्ग है बेटा? लास्ट पेज रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? लो डीपीडी किसका है? यहां पर 20 आ रहा है, यहां 30 आ रहा है, लो टू हाई होगा ना। दो रॉन्ग है। विच हैव मोर वाटर? टर्गर प्रेशर किसका ज्यादा है? इसका, बी का तो ज्यादा है। हाँ, टर्गर प्रेशर किसका ज्यादा है? जिसमें पानी ज्यादा है, तो विच हैव मोर वाटर, बी आएगा। एब्जॉर्ब मोर वाटर, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कौन करेगा? जिसमें डिफरेंस ज्यादा है। सही है बेटा? ठीक है, सेकंड का ए आएगा। कैसे? सोल्यूट किसमें ज्यादा है? सोल्यूट किसमें ज्यादा है? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। बी में सोल्यूट ज्यादा, कहां गया बी? अच्छा, ये तो रहा सेल बी 60। सही तो है ये? टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ? सोल्यूट किसमें ज्यादा है बेटा? आप खुद देख लो। सही है आंसर? सारे सारे सही हैं। ठीक है, आगे कर रहे हैं। फर्स्ट स्लाइड कौन सी करनी है बेटा? फर्स्ट स्लाइड में क्या रॉन्ग है? ए टू बी, ऑस्मोसिस ए टू बी है। वाटर स्टॉप किया, प्रेशर लगाया। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए वाटर पोटेंशियल 10 लाने के लिए आपको प्रेशर पोटेंशियल प्लस 15 लाना पड़ेगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए डायरेक्शन सही है। तो ये, और क्या करोगे? टाइम पास कर रहे हो? फर्स्ट वाली स्लाइड ये रही बेटा, फर्स्ट स्लाइड ये रही। ठीक है, क्लियर है? हाँ, बेटा आप लोग चैट बंद करो, क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हो। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मुझे बताओ जरा। विच सेल हैव मोर सोल्यूट? ज्यादा सोल्यूट किसमें है? फर्स्ट है ना। विच सेल हैव मोर सोल्यूट? सोल्यूट उसमें ज्यादा होगा जिसमें सोल्यूट पोटेंशियली, देख रहे हो, -60, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। फर्स्ट का बी। सेकंड का विच सेल हैव मोर वाटर? टर्गर प्रेशर से देखो, सेकंड का मेरे पास बी आ गया। थर्ड क्या है? विच सेल एब्जॉर्ब मोर वाटर? वाटर इसका डीपीडी का डिफरेंस देखो, यहां 20 का अंतर है, यहां 30 का अंतर है। ये हो गया। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? लो टू हाई। डीपीडी कितना है? 20, यहां 30 है, तो ए टू बी तो होगी। और क्या करना है यहां पे? सेकेंड स्लाइड। सॉल्यूशन वाला गलत है। क्यों क्यों गलत है? यहां सॉल्यूशन दे रखा है आपके पास। सॉल्यूशन मतलब वाटर पोटेंशियल -25 दे रखा है। तो डीपीडी भी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा? +25। इसका डीपीडी कितना आ जाएगा? डीपीडी 25 आ जाएगा। इसका निकाल लो, डीपीडी 20 आया था, तो इसमें से पानी बाहर निकलेगा, इसमें पानी अंदर जाएगा। ये देख लो। ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिनको नहीं आता बेटा घर जाओ, कोई बात नहीं, पढ़ लो। अब टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। ठीक है, अब चैट रोक दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चैट रोको, आगे पढ़ा रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट आगे पढ़ा रहा हूं। अब आगे सुनो ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं सुन लो ध्यान से। बेटा आप लोग में से जो लाइव पढ़ना चाहते हैं, कृपया ध्यान से फोकस करके पढ़ा करो। मैं चैट उतनी ही देख पाऊंगा जितनी जरूरत है। ठीक है, आपको इससे ज्यादा नहीं देख पाऊंगा, नहीं तो मैं चैप्टर नहीं करा पाऊंगा। आप ड्रॉपर में पढ़ रहे हो तो सिर्फ ध्यान से सुनो चीजों को। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया चैप्टर में? मैंने आपको शॉर्ट डिस्टेंस के तरीके पढ़ाए थे। डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। चैट रोककर सिर्फ सुनो अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सॉरी फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये सारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के तरीके थे। यहां तक याद है आपको? ठीक है, फिर मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले मुझे कुछ प्रिंसिपल पढ़ने हैं। जो प्रिंसिपल मुझे पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला है मेरे पास वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल पानी की मूवमेंट डिसाइड करता है, पर पानी की मूवमेंट पे प्रेशर और सॉल्यूट का फर्क भी पड़ता है, इसलिए हमने सॉल्यूट पोटेंशियल की बात भी करी थी
क्लियर हो गई बात? तो मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, वाटर पोटेंशियल पढ़ाया। तो वाटर पोटेंशियल जो है वो उस पे सॉल्यूट और प्रेशर का फर्क भी पड़ता है। तो हमने प्रेशर पोटेंशियल की और सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया ऑस्मोसिस, क्योंकि पानी को मेम्ब्रेन भी पार करनी पड़ेगी सेल के अंदर, तो मैंने ऑस्मोसिस बताया। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन और पेस के लिए क्या बता दिया, सॉल्यूट और प्रेशर बता दिया। ये चीज हो गई। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने प्लाज्मोलिसिस पढ़ाया। प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल का, लिविंग प्लांट सेल का बिहेवियर है। जाइलम में प्लाज्मोलिसिस नहीं होती, वो बता दिया आपको। उसके बाद मैंने क्या बताया बेटा आपको, उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि इम्बाइबिशन क्या होता है। अब आ जाओ, हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने ऐसे दिया है कि अगर आप कलर वाटर में, ध्यान से सुने बेटा, अगर आप कलर वाटर में कोई ट्विग रखोगे, ट्विग का मतलब होता है प्लांट का तोड़ा हुआ कोई पार्ट, कोई ब्रांच तोड़कर आप कलर वाटर में रखोगे तो कुछ टाइम के बाद उसमें पानी राइज करेगा। राइज क्यों कर रहा है, ट्रांसपिरेशन की, मतलब पानी उसमें जाइलम में ऊपर जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पानी का पाथ ऑफ वाटर आप देख सकते हो। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, सुनो ध्यान से, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम से होता है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकर बाय जाइलम एंड फ्लोएम, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करते हैं। तो मेरे पास जाइलम और, ध्यान सुनेंगे, जाइलम और फ्लोएम से होता है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसलोकेशन। आप समझो इसे। तो मैं यहां पर यह बोल रहा हूं आपको कि जाइलम से हो रहा है, इस बात का सबूत दो, प्रूफ दो। प्रूफ कैसे है कि आप कलर वाटर में अगर एक ब्रांच तोड़ के ऐसे डाल दोगे तो मुझे उस ब्रांच में हल्का कलर पता चलता है ऊपर तक। तो एक तरीके से मेरे पास पाथ ऑफ वाटर क्या है, विजिबल हो जाता है। पाथ ऑफ वाटर जो विजिबल हो रहा है वो किस में विजिबल हो रहा है बेटा, मुझे वो जाइलम के पाइप में दिख रहा है। आप समझ रहे हो, मुझे हल्का हल्का ऐसा रेड कलर दिख रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो पानी का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब यहां नीचे से लेकर यहां पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है रेड कलर। तो पाथ ऑफ वाटर विजिबल, मुझे वो दिखेगा। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये एग्जांपल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाइलम फ्लोएम से होता है। इसका एक प्रूफ एग्जांपल है, आप कलर वाटर लो, उसमें एक ट्विग डालो, कुछ देर के बाद, आफ्टरनून में करना, कुछ देर के बाद आपको उस कलर का रास्ता दिखेगा, ऐसे कलर दिखेगा। कलर दिखने का मतलब यह हुआ कि वो जाइलम से जा रहा है, पानी का ट्रांसपोर्ट क्या जा रहा है, जाइलम से हो रहा है। तो दिस प्रूफ पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट इज जाइलम, वो क्या है, जाइलम है। अब हम आगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को डिटेल पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुनना। क्लियर बच्चे जो चैट कर रहे हैं, मैसेज मी योर नंबर, ठीक है। किशन, आपको ब्लॉक कर देना चाहिए बेटा परमानेंटली, आपका बैच ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। जो मैसेज कर रहे हैं कि मेरे को नंबर दो, है ना, आपको नंबर देके बैच आपसे ले लेना चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, आप नंबर खेलो 5-6 साल के बाद, उसके बाद कुछ और काम करना। ठीक है, हाँ, चैट नहीं करो। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और ये सारे, बेटा वो ग्रुप ही बनाते रह जाएंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से जो पढ़ा रहा हूं, सिर्फ सुनो। हाँ, अब चैट नहीं करेगा कोई भी, सिर्फ सुनेगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब सुनो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का एक प्रूफ ये है कि आपने एक ब्रांच काट कर कलर्ड सॉल्यूशन में रखा, आपको उसका पूरा पाथ विजिबल हो गया, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा सकता है। मतलब जो सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ा, जो सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा पानी का, जो सेल के अंदर होगा तो डिफ्यूजन बोलेंगे, मेम्ब्रेन के आर पार होगा तो ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो सवाल यह है, क्या डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा सकता है, यह सवाल है आपसे।
तो इसका आंसर यह है बेटा कि जो डिफ्यूजन की स्पीड होती है वो एनसीईआरटी लिखती है कि 50 माइक्रोमीटर 2.5 सेकंड में होती है। 50 माइक्रोमीटर 2.5 सेकंड में होती है, जो कि काफी स्लो है, वेरी स्लो स्पीड है। इस स्पीड से अगर मुझे पानी का ट्रांसपोर्ट करना पड़े, इस स्पीड से अगर पानी का ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो जो टाइम लगेगा 1 मीटर ट्रांसपोर्ट में, 1 मीटर ट्रांसपोर्ट में मुझे लगभग 32 साल लग जाएंगे, 32 इयर्स लग जाएंगे पानी के ट्रांसपोर्ट में, 30 से 32 साल। इसका मतलब यह हुआ कि पानी जो डिफ्यूजन से नहीं ट्रांसपोर्ट होगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यह समझो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा पानी के लॉन्ग डिस्टेंस में रोल नहीं है, पानी के एब्जॉर्प्शन में रोल हो सकता है। तो हम यहां पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्या लिखा मैंने देखो, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट सफिशिएंट। एनसीईआरटी लिखते हैं नॉट सफाइस, इज नॉट सफिशिएंट। ये काफी नहीं, ये मदद कर सकता है पर काफी नहीं है। तो हेल्प करेगा, यस करेगा, बट नॉट सफिशिएंट है। रीजन ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूर तक कराना, पेड़ तो बेटा 100 मीटर की हाइट तक होते हैं, तो उतने लंबी दूरी पे ट्रांसपोर्ट कराने में 1 मीटर में 32 साल लगेंगे। तो क्या ये ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं। तो सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से तो नहीं हो पाएगा। अब कैसे करोगे? यहां तक क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मैं जाइलम का पाथ देख सकता हूं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, सिंपल डिफ्यूजन से और फैसिलिटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नहीं कर पाएंगे, कोई और तरीका बताओ, प्लांट कुछ और करेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। ये 2 बात क्लियर हुई, बिल्कुल है ना? ठीक है, आगे चलो। कौन सा और तरीका है? कौन सा और तरीका है? तो जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो किसके थ्रू हो रहा है? सुन लो ध्यान से, किसके थ्रू हो रहा है? जाइलम फ्लोएम में होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे 3 चीजों को जानना पड़ेगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का, बहुत ध्यान से सुनना। ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, रिवर्स ऑस्मोसिस, आपके पास टर्गर प्रेशर, इनके इजी क्वेश्चन आते हैं। मुश्किल क्वेश्चन इससे आएगा अगर आया तो, क्योंकि चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत होगी। फोकस करना बहुत ध्यान से। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला सिद्धांत, कि क्या सिद्धांत फॉलो करूं मैं, कौन सा सिद्धांत फॉलो करूं। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि विच रूल और प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड, शुड प्लांट फॉलो इन लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में प्लांट कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, इसे ही हम नाम देते हैं बल्क फ्लो, मास फ्लो। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा। बल्क फ्लो और मास फ्लो टीचर्स मिस करते हैं, वो समझते हैं कि ये शायद नहीं पढ़ाने वाली चीज है। नहीं, बल्क फ्लो, मास फ्लो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का सिद्धांत है। इसके बिना ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मेन सिद्धांत है, यही प्रिंसिपल होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्स। मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे पानी, ये देखो प्लांट है, मुझे इस प्लांट में पानी को, ये जाइलम का पाइप है सेंटर में, देखो दिस इज पाइप ऑफ जाइलम, जो मैंने सेंटर में बनाया है जाइलम है। ये मेरे पास लीफ है, ये मेरे पास स्टेम है, ये मेरे पास रूट है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पानी को मुझे ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाने के लिए जाइलम में ले जाना है, तो मुझे 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला सिद्धांत, पानी के ट्रांसपोर्ट का सिद्धांत कौन सा है? मैंने कहा बल्क फ्लो और मास फ्लो। ठीक है, जब मैं फ्लोएम में बात करूंगा तो उसे प्रेशर फ्लो कह देंगे। फ्लोएम में उसका नाम बदल के हम क्या रख देते हैं? प्रेशर फ्लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में कि प्रेशर फ्लो किस में होता है, ये हो गया। अब अगर मैं इसके फोर्स की बात करूं तो फोर्स हमने सीखनी है, 2 तरह की फोर्स होती है, एक पुश होती है और एक पुल होती है पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट करेंगे चीजों का लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो फोर्स होगी, पहला हो गया प्रिंसिपल, दूसरी हो गई फोर्स और तीसरी हो गई रास्ता, पाथवे। पाथवे का मतलब जब पानी यहां से एंटर करके ऊपर जाएगा, यहां से पानी एंटर करके ऊपर जाके बाहर आएगा, वो किस तरह का रास्ता फॉलो करेगा, उस पाथवे को हम हेडिंग में पढ़ेंगे एपोप्लास्ट। एपो का मतलब होता है अदर देन लिविंग,
प्लास्ट मतलब लिविंग होता है, सिम्प्लास्ट मतलब लिविंग के अंदर, है ना, लिविंग के साथ। तो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट क्या है? रास्ते हैं। फोर्स कहां से आएगी? पुश और पुल। कुछ बहुत समझदार टीचर या कुछ बहुत समझदार बच्चे समझते हैं कि सिम्प्लास्ट एक्टिव है। सिम्प्लास्ट एक्टिव नहीं होता। सिम्प्लास्ट पाथवे रास्ता है, रास्ता है। मेरी बात समझना ध्यान से। तो हम पढ़ेंगे रास्ते क्या है, हम पढ़ेंगे फोर्स क्या है, हम पढ़ेंगे सिद्धांत क्या है। क्लियर है? इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो ये तीन चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला सिद्धांत कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। मैंने कहा भाई सिंपल डिफ्यूजन से नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना स्लो है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकता। फोर्स क्या रहेगी? क्योंकि अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाना है, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई चीज ले जानी है, मुझे किसी तरह की फोर्स तो चाहिए ना, कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए जो कर सके काम, तो मुझे फोर्स चाहिए। तीसरा, मुझे रास्ता चाहिए, क्योंकि इस पूरे ट्रांसपोर्ट में मेरे पास सेल्स आएंगे, बीच में जाइलम आएगा, तो मैं उस रास्ते को क्लासिफाई करना चाह रहा हूं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में। यह चीज क्लियर है? सही है। सबसे पहले सिद्धांत को पढ़ते हैं। क्लियर है? बताओ यहां तक, जल्दी बोलो। रिपीट वाले घर चले जाओ बेटा। सुहेल नहीं, कोई रिपीट नहीं करूंगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं एग्जैक्ट क्लियर पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी खोल के बैठो, कोई कुछ नहीं लिखेगा। एनसीईआरटी खोल के बैठो, ध्यान से देखो। क्लियर? एक एक लाइन में वो पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी में दे रखी है। आप चेक करो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में पहले वाले पार्ट में उसने एक्सपेरिमेंट की बात करी है। फिर उसने बताया कि 2.5 सेकंड में 50 म्यू मीटर मूव करता है, स्लो है। फिर उसने बल्क फ्लो मास फ्लो की बात करी है, इसलिए मैंने टॉपिक वहां लिंक किया। अमित गौतम रिपीट नहीं, ठीक है। इम्बाइबिशन प्रेशर होता है कोई चीज फूलने के बाद जो फोर्स बाहर की तरफ लगाती है। बेटा देखो, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको क्लास के साथ पढ़ना है सबको, है ना। ऐसा नहीं है कि आप क्लास से अलग जा सकते हो। रिपीट कोई टॉपिक नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं डिटेल पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, डिटेल पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी खोल के बैठो अपनी साथ में, ठीक है। एनसीईआरटी अपने साथ में खोल के लेकर बैठो, जो लिख रहे हैं लिखते रहो, भले ही एनसीईआरटी रखो साथ में। क्या हमने नहीं पढ़ाई सारी बातें? आगे आ जाओ। सबसे पहले सिद्धांत आ जाओ भाई। सिद्धांत क्या फॉलो करेंगे? सिद्धांत का नाम है हमारे पास क्या? बल्क फ्लो मास फ्लो। इसको समझाने जा रहा हूं। देखें एनसीईआरटी क्या लाइन लिखती है। एनसीईआरटी क्या लाइन लिखती है उसको देखते हैं पहले, ठीक है। हां, देखो बेटा ध्यान से सुनो। बल्क फ्लो मास फ्लो को मैं एक तरीके से समझाऊंगा, समझना ध्यान से। बल्क फ्लो मास फ्लो को मैं एक तरीके से समझाना चाह रहा हूं, और उसको समझना आप एनसीईआरटी की लाइनें जो होंगी वो सारी समझ आ जाएंगी। बल्क फ्लो मास फ्लो क्या होता है? मान लो, समझना, दिस इज हाईवे। ये एक हाईवे है। देखो मैं समझा रहा हूं, एक बार में समझना इसे। ये हाईवे है, यहां पर ये कार जा रही है, ठीक है, पीडब्ल्यू वाली कार है। बस जा रही है एक, ठीक है। एक साइकिल भी जा रही हो सकती है, ऐसा साइकिल पे मस्त बैठ के जा रहे हैं। साइकिल हो सकती, थोड़ी अजीब सी बनी है वो आप देख लेना। स्कूटर जा रहा है, हो सकता है, ठीक है। अलग अलग व्हीकल जा रहे हैं। मुझे एक चीज बताना, एक हाईवे है जिसपे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, या इधर कर लेते हैं, कार को इधर ले चलते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ व्हीकल्स को मूव कर रहा हूं मैं। इधर मूव करा लो, इधर मूव करा लो, इन सबको इधर ले जाओ, चलो ठीक है। तो आप एक बात समझो, एक हाईवे है जिसपे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कार, बस, साइकिल ये मूव कर रहे हैं। क्या इनकी सबकी स्पीड सेम होगी? स्पीड सेम होगी? मुझे बताओ। क्या मैं इन सबको एक साथ मूव कर सकता हूं? नहीं। तो ये सब अलग अलग स्पीड से अपना मस्त जा रहे हैं, ठीक है। बल्क फ्लो मास फ्लो ये कहता है कि आप इनको मूव मत करो। मेरे पास कार हो, मेरे पास बस हो, मेरे पास साइकिल हो, सब कुछ हो, आप क्या करो? हाईवे मूव करो। आप इनको मूव मत करो, हाईवे मूव करने लगो। तो हाईवे अगर खुद मूव करेगा, हाईवे अगर खुद मूव करेगा पॉइंट ए से बी की तरफ, क्या ये सब एक साथ मूव नहीं करेंगे? और ये सारे एक साथ मूव करेंगे और सेम स्पीड से जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि ग्लूकोज,
सोडियम और कोई आयन अलग अलग मूव करेगा तो उनकी अपनी अलग अलग स्पीड होगी। लेकिन आप क्या करो, जाइलम फ्लोएम के अंदर पानी मूव करो। पानी क्या है? वो हाईवे, पानी को मूव करो। तो जब पानी मूव करेगा तो वो अपने साथ जो भी आयन्स होंगे, जो भी चीज होगी, उनको इकट्ठा मतलब बल्क में एक साथ ले जाएगा। तो बल्क फ्लो मास फ्लो क्या है? एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये कहता है कि मान लो ये जाइलम का पाइप है, ये जाइलम का पाइप है, ये लीफ आ गई, ये मेरे पास रूट के पास जाइलम है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि ये जो पानी है, ऊपर पानी मूव कर रहा है। ऊपर कौन मूव कर रहा है? पानी मूव कर रहा है जाइलम में। और उसमें ये सारी चीजें, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो क्या हो, सुक्रोज हो, चाहे वो NaCl हो, है ना, कोई भी चीज हो, सबको वो एक साथ लेकर जाएगा। इसे बल्क फ्लो मास फ्लो कहते हैं। तो बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि मैं इंडिविजुअल मूवमेंट नहीं करूंगा, मैं किसको मूव करूंगा? मीडियम को। किसको मूव करूंगा? मीडियम को। मीडियम क्या है? पानी। तो अगर मैं पानी को मूव करूंगा तो उसके साथ सारी चीजें अपने आप मूव करेंगी। यही चीज एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है कि बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि मेरे पास सारी चीजों को एक साथ मूव करना है। यह तभी पॉसिबल है जब हाईवे मूव करे, नहीं तो बस की, कार की, साइकिल की स्पीड अलग अलग होगी। लेकिन अगर मैं हाईवे मूव करूं, मैं पानी मूव करूं जाइलम में, तो सभी लोग एक स्पीड से जाएंगे। अब उसमें एक चीज उसने बोली है कि मान लो ग्लूकोज घुला हुआ है तो वो सॉल्यूशन का हिस्सा है। मान लो कोई ऐसा आयन है जो घुला नहीं है तो उसे सस्पेंशन बोलेंगे ना। तो सॉल्यूशन हो चाहे सस्पेंशन हो, सभी स्वेप्ट अलोंग विद सेम पेस, एक ही पेस के साथ मूव करेंगे। पर उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मान लो मैं यहां लिख देता हूं हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से मैं मूव कर रहा हूं किधर? लो प्रेशर की तरफ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाई वाटर पोटेंशियल से मैं मूव कर रहा हूंगा, क्योंकि पानी मूव कर रहा हूं, तो हाई से मैं मूव कर रहा हूंगा किसकी तरफ? लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो बल्क फ्लो मास फ्लो क्या कहता है? सिद्धांत है, जाइलम और फ्लोएम में दोनों में काम करेगा। वो ये कहता है कि जाइलम और फ्लोएम में सोडियम नहीं मूव कर रहा, ग्लूकोज मूव नहीं कर रहा, उसका मीडियम मूव कर रहा है। मीडियम कौन है? पानी। पानी को मूव कर रहा है। जब पानी मूव कर रहा है तो सबको सेम स्पीड से लेकर जा रहा है, इकट्ठा, बल्क में लेकर जा रहा है, इकट्ठा। और उसके लिए उसको क्या चाहिए? एक तरफ हाई वाटर पोटेंशियल चाहिए, एक तरफ लो वाटर पोटेंशियल, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यह है बल्क फ्लो मास फ्लो। क्या समझ आया? ठीक है, एनसीईआरटी खोल लो और समझ लो। एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है आपके लिए, देख लो। एनसीईआरटी लिखती है ये लाइन कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, बल्क मतलब इकट्ठा, और एन मास से मतलब एक साथ, किसी और लैंग्वेज में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। फीचर ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है? प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। सॉल्यूशन और सस्पेंशन, चीज घुली हुई है या नहीं घुली है, स्वेप्ट अलोंग विद सेम पेस, बहता जाएगा पानी में सेम स्पीड से। क्लियर? एकदम चमका लो अपनी आंख में जो चीज मैंने बताई। क्योंकि होता क्या है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का सिद्धांत नहीं समझ में आया तो चैप्टर तो समझ आएगा लेकिन जुड़ेगा नहीं, ये मैं 100% श्योर हूं। तो बल्क फ्लो मास फ्लो जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है, सबको सेम स्पीड से बहा के ले जाना है। ये पॉइंट्स हैं। तो पहला तो मुझे प्रेशर डिफरेंस चाहिए, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैं आपसे जब फ्लोएम पढ़ाऊंगा तो ये सवाल पूछूंगा कि मेरे पास ये रूट है, इस लीफ ने खाना बनाया, इस लीफ ने खाना बनाया, ये पॉइंट ए है, ये रूट बी है, और ये फ्रूट है, ये पॉइंट क्या है? सी। तो इस लीफ को कैसे पता कि खाना रूट में भेजना है कि फ्रूट में भेजना है? उसकी आंखें थोड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस काम करता होगा। अगर यहां हाई प्रेशर है, मान लो यहां प्रेशर 10 है, यहां प्रेशर अभी 4 है, यहां प्रेशर 3 है मान लो, या 4 है मान लो, यहां पे प्रेशर 4 है, यहां खाना दोनों जगह में से, या मान लो खाना यहां भेज रहे हैं, खाना यहां प्रेशर मान लो 5 है, यहां 5 है, तो खाना पहले इसको भेजेंगे रूट को, कहेंगे भाई तू रूट तू ले खाना, पहले तेरे को जरूरत है। जब यहां खाना ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ गया,
तो अब जब रूट को सफिशिएंट खाना मिल गया तो अब लीफ खाना किसको भेजेगी? फ्रूट को भेजेगी। तो ये प्रेशर पॉइंट काम करते हैं फ्लोएम में। आंखें तोड़ी हैं उसकी लीफ की, कहां भेजेगा खाना? क्लियर है? अरे क्लियर चमका कुछ? ठीक है, हैंड रिटन वाले नोट्स वाले बिल्कुल दूंगा बेटा। थोड़ा सा दिक्कत यह है कि मेरे बैचेस बढ़ गए हैं। अभी मैं 8 से 10 उसको पढ़ा रहा था, यकीन 1.0 को फिर आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक दिन लगेगा। मेरे बैचेस शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। परेशान मत होना, 100% सारा चीज दूंगा मैं। ठीक है, एक बार दोबारा कुछ नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या फ्लोएम में कैसे डिसाइड, फिर बता दिया मैंने, पर मेरी आदत खराब है ना, बता देता हूं दोबारा। ये लीफ है, लीफ की आंखें तो है नहीं, फ्रूट को भेजना है, रूट को भेजना है। जहां प्रेशर ज्यादा कम होगा वहां खाना भेजा जाएगा। तो पहले रूट को भेजेंगे, खाना भर जाएगा। अब किसको भेजेंगे? फ्रूट को। क्लियर है? हां, तो आपने बिल्कुल ये चीज समझ लिया। अच्छा, एनसीईआरटी कहती है कि एनालॉजी ऑफ बल्क फ्लो। व्हाट इज एनालॉजी? सिमिलैरिटी, समानता। सिमिलैरिटी किसके साथ है बल्क फ्लो की? विद रिवर। किसके साथ है बेटा? रिवर के साथ है। एनालॉजी ऑफ बल्क फ्लो किसके साथ है? रिवर के साथ है। आपको समझ आ रहा है? रिवर के साथ है बेटा। किसके साथ है? रिवर के साथ। एनसीईआरटी कहती है कि मान लो ये पहाड़ है, यहां से रिवर ने बहना शुरू किया, रिवर बहते हुए आ रही है ऐसे, यहां पे रिवर आ रही है, तो दिस इज हाई प्रेशर, दिस पॉइंट इज हाई प्रेशर, दिस पॉइंट इज लो प्रेशर। और वो अपने साथ, आप देखो, खुद याद करो, अपने साथ उसमें मिट्टी होगी, लकड़ी होगी, वो सबको सेम पेस से बहाकर ला रही है। मान लो वहां पर वुड हो, मेरे पास वहां मान लो हमारे पास सॉइल है, मिट्टी है, सॉइल है मान लो, या मान लो आप उसमें जूता डाल दो, चप्पल डाल दो, जैसा कि आप कर देते हो रिवर में, सबको सेम पेस से बहा कर ले जाएगी। तो एनालॉजी ऑफ बल्क फ्लो किसके साथ है? रिवर के साथ। चेक एनसीईआरटी, ये भी लिख रहा है। समझ आया? होता है ना, ये सिमिलैरिटी है किसके साथ? रिवर के साथ। तो बल्क फ्लो कैसे काम करेगा? चाहे आप रूट से ऊपर ले जा रहे हो, नीचे ले जा रहे हो, कहीं भी चीजें मूव कर रहे हो, प्रेशर पे काम करेगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे काम करेगा। और उसमें आपने ध्यान रखना, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो। मूव कौन कर रहा है? पानी मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? पानी। तो सिद्धांत मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सही। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सिद्धांत समझ आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि हाई प्रेशर से वुड, सॉइल सबको सेम प्रेशर पर लेके, मतलब लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो बल्क फ्लो, मास फ्लो कहता है कि चीजों को हम इकट्ठा मूव करेंगे। वी विल मूव सब्सटेंस इन बल्क। बल्क मतलब टुगेदर। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसमें क्या मूव कर रहा है, मिनरल में मूव कर रहा है, क्या मूव, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इकट्ठा सबको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लेकर जाऊंगा। क्लियर है? तभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। क्लियर है? बोलो। ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कौन ज्यादा स्पेसिफिक है? शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस? मुझे सोच के बताना, कौन ज्यादा स्पेसिफिक है? लॉन्ग डिस्टेंस। मैं आपसे एक चीज पूछूं, जो ट्रेन है, ट्रेन चलती है ना, ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि यात्री उसमें जो आया है वो किस मोहल्ले का है, कौन है, वो सबको एक स्पीड से लेकर जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप कैब करते हो, कैब तो स्पेसिफिक होती है ना, पर कैब उस स्पीड से नहीं जा सकती जिससे ट्रेन जाएगी। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है आपको समझाने का कि जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा वो फास्ट होगा काफी, ठीक है, लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक होगा। उसको फर्क नहीं पड़ता उसमें कौन जा रहा है, वो सबको सेम स्पीड से ले जा रही है। लेकिन जब हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेंगे वो स्लो होगा, लेकिन उसका एक फायदा होगा, आप वो डिसाइड कर सकते हो कि कौन जाएगा, कितना जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब डिसाइड कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना? ये चीज क्लियर है? वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, वो स्लो होता है, पर उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट होता है, पर वो नॉन स्पेसिफिक होता है। तो बल्क फ्लो, मास फ्लो कौन सा ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है? लॉन्ग डिस्टेंस। मेरे को लग रहा है यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है? आप मुझे एक चीज बताओ जरा, ट्रेन में कह सकते हो कि आप मुझे इस स्टेशन पे उतार देना, पिटेगा वो पकड़ के ड्राइवर आपको, मैं सही बता रहा हूं, है ना? ऐसा करते हैं कुछ लोग, चेन खींच के भाग जाते हैं, ये कुछ जगह पर होता है, पर नॉर्मली क्या है, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, कैब में आप कर सकते हो कि मैं यहां उतर जाऊं, मैं वहां उतर जाऊं, समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे खर्चा पूछूं, ट्रेन का कई बार सस्ता पड़ता है कैब से। जैसे मान लो आप नॉर्मल जा रहे हो, तो ट्रेन कई बार मतलब इतना डिस्टेंस कवर कर देती है, 500 किलोमीटर बहुत कम पैसे में। कैब उतने ही पैसे में आपको 30 किलोमीटर लेके जाएगी।
तो सबके अपने बेनिफिट और लॉस है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नॉन स्पेसिफिक होता है, तेजी से होता है, स्पीड ज्यादा उसमें, सही है, खर्चा भी कम लगता है। शॉर्ट डिस्टेंस स्लो होता है, स्पेसिफिक होता है, पर थोड़ा खर्चा लगता है, एनर्जी का उसमें लग जाता है खर्चा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सही है। हाँ आगे आओ, पानी को बेटा थोड़ा देखना पड़ेगा हमें कैसे जा रहा है। आ जाओ भाई, हमने क्या क्या बात करी थी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए? देखो भाई, लॉन्ग डिस्टेंस के हमने बात की सिद्धांत, अब हम बात करेंगे फोर्स, क्योंकि मैंने आपको बोला प्रेशर चाहिए, प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फोर्स कहां से आएगी? फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स कहां से आएगी? तो फोर्स फॉर बल्क फ्लो, मास फ्लो। देखो जरा मेरी बात समझना ध्यान से, मेरे पास ये जाइलम का पाइप है, दिस इज जाइलम का पाइप, जाइलम है, ये जाइलम का पाइप है, ये इसके साथ लीफ लगी हुई है। तो लीफ में क्या होता है समझना, लीफ में क्या होता है, फोर्स को समझना कहां से आएगी। लीफ में पानी बाहर जाता है गैस की फॉर्म में, पानी मेरे पास गैस की फॉर्म में चला गया, ठीक है, गैस की फॉर्म में पानी लॉस हो गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब पानी गैस की फॉर्म में लॉस हुआ है तो यहां पर एक खिंचाव बना है, मेरे पास यहां पर क्या बना है, खिंचाव बना है, इस पानी पर खिंचाव बना है। यहां पानी के मॉलिक्यूल हैं, देखो यहां पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी है, इस पर मेरे पास क्या बना है, खिंचाव बना है, यहां पर इसको खींचा जा रहा है, पुल बना है, ठीक है। और ये मान लो मेरे पास रूट है, दिस इज रूट, ये मेरे पास रूट है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पानी अंदर एंटर किया वो एक अलग बात है, लेकिन उसको ऊपर खींचा जा रहा है। तो मैं अगर कहूं यहां पर लो प्रेशर है, सॉरी हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, क्योंकि पुल नेगेटिव प्रेशर होता है, तो फोर्स कहां से आएगी? मैं कह रहा हूं फोर्स कहां से आएगी। तो पहला तो मैंने जाइलम की बात की, तो जाइलम लॉन्ग डिस्टेंस में फोर्स कहां से आएगी? मैं कहूंगा पुल, पुल मतलब खिंचाव, और खिंचाव को याद करो हमने क्या पढ़ाया था आपको, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है पानी में लगने वाली फोर्स जो कि पुल की तरह हो। पुल, देखो पुल को कहते हैं, पुल है ना, पुल, पुल कौन सा हो गया, नेगेटिव प्रेशर हो गया और पानी में लग रहा है। तो बल्क फ्लो मास फ्लो के लिए फोर्स कहां से आएगी? या तो पुल होगा, या तो पुल होगा, या मान लो मैंने ये जाइलम का पाइप बना दिया, ये जाइलम, ये फ्लोएम का पाइप है, ये फ्लोएम का पाइप है, इस फ्लोएम के पाइप में हमने ये लीफ बना दी, इस लीफ की मदद से खाने को यहां डाला और उसकी वजह से एक पुश डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? पुश। और खाना कहां पहुंच गया? रूट में। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि फ्लोएम में क्या लगता है, पुश लग जाता है, और पुश क्या हो गया? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, आपको यह समझ में आना चाहिए कि जाइलम में ट्रांसपिरेशन होने की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से खिंचाव लगता है जो पानी को ऊपर खींचता है। तो फोर्स दो तरीके से आ सकती है पानी की मूवमेंट के लिए, बल्क फ्लो मास फ्लो के लिए, या तो वो पुल होगी या वो फ्लोएम में पुश की फॉर्म में होगी। तो या तो पुल लगेगा या पुश लगेगा, और कोई फोर्स नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बल्क फ्लो मास फ्लो का सिद्धांत, सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का सिद्धांत है बल्क फ्लो मास फ्लो। पानी मूव करेगा, अपने साथ चीजें ले जाएगा। उसके लिए बल कहां से आएगा, फोर्स कहां से आएगा? फोर्स आएगा किससे? या तो ट्रांसपिरेशन पुल से या पुश से आएगा। पुश, पुश हम देखेंगे दो तीन तरह के आपको। पुश से आएगा, या तो धक्का दे रहे होंगे पानी को, या क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। आप समझ रहे हो, खींच रहे होंगे। तो जब हम खींचेंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे प्रेशर पोटेंशियल की, तो यहां प्रेशर पोटेंशियल कम होगा ना, नेगेटिव में आएगा। यहां मान लो पॉजिटिव में या नेगेटिव में ही है, मान लो यहां वाटर पोटेंशियल -100 है, तो यहां पर वाटर पोटेंशियल मान लो -200 है, तो डायरेक्शन तो पानी की यही आएगी। तो या तो पुल होगा या पुश होगा, ठीक है। यहां हाई प्रेशर है, यहां से वहां जा रहा है, यहां हाई प्रेशर है, यहां से रूट की तरफ लो प्रेशर है। क्लियर हो गया? बोलो जल्दी, समझो इस बात को। तो पानी ऐसे हवा में ऐसे फालतू नहीं मूव करता बेटा। आपको लगता है यार प्लांट में पानी कहीं का कहीं जा रहा, नहीं, प्रॉपर सिद्धांत काम करते हैं, रूल्स काम करते हैं। ये रूल्स आपकी लाइफ में भी काम करेंगे। तो या तो पुल होगा या पुश होगा। काम कौन करेगा? बल्क फ्लो। बल्क फ्लो में मूव कौन करेगा? पानी। बेटा पुश कैसे होगा उसका पूरा प्रिंसिपल सिखाऊंगा। ये पुश कैसे डेवलप होगा इसका पूरा प्रिंसिपल सिखाऊंगा, ये मेरे पे है, ये छोड़ दो अभी। पर ये याद रखो, फ्लोएम में पुश लगता है, जाइलम में पुल लगता है।
ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सबको समझ आ गया, जिनको थोड़ा भी डाउट है फिर से देखो और मेरी बातों को फिर से याद करने की कोशिश करो। सिद्धांत, सिद्धांत, रूल, बल्क फ्लो, मास फ्लो, फोर्स, पुश, पुल। थर्ड चीज क्या है? रास्ते। रास्ते मतलब कैसे जाएगा पानी। आ जाओ, कहानी देखो, रास्ते की बात कर रहे हैं बेटा, रास्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देख लो, नहीं तो रास्ते लग जाओगे बेटा, है ना। नीट के पेपर में रास्ते लग जाओगे, ध्यान से देख लो। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हवा हवा में पढ़ो, बहुत मजा आने का है, लेकिन डीप पढ़ोगे तो समझ आने का है, ठीक है, क्लियर। देखो रास्ते देखते हैं, पानी को कहां जाना है, देखो पानी को कैसे जाना है। मैं यहां पानी को खींच रहा हूं, यहां से मैंने पानी को खींचना स्टार्ट किया हुआ है, पानी को खींच रहा हूं, यहां से मैं पानी पे पुल लगा रहा हूं। आ जाओ, पुल लगा रहा हूं ऐसे, ठीक है, पानी पे क्या लगा रहा हूं? पुल लगा रहा हूं। समझ लो ध्यान से, पाथवे की बात करेंगे। रास्ता कहां से आएगा? पाथवे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। मुझे एक चीज बताओ जरा, पानी कहां से आ रहा है? ये जाइलम का पाइप है। अच्छा, आप में से सभी बच्चे ये समझ सकते हैं कि जाइलम स्टेम में भी होती है, बना के रखा स्टेम है, दिस इज लीफ एंड दिस इज रूट। तो जाइलम तीनों में होती है। पानी जो है ऐसे जा रहा है, देखो पानी इस तरीके से ऐसे गया जाइलम में। तो मुझे यह समझना है कि पानी जब ये बल्क फ्लो मास फ्लो कर रहा है तो उसने कौन सा रास्ता फॉलो किया, कौन सा रास्ता फॉलो किया। मतलब मेरा पॉइंट यह है कि पानी जाते वक्त कैसा रास्ता फॉलो कर रहा है, ठीक है, कैसा रास्ता फॉलो कर रहा है, समझना इसको। मान लो पानी रूट की बात कर लेते, ये रूट है, तो पानी क्या है, समझना इस चीज को, समझना बेटा। पानी क्या है, जैसे मान लो ये रूट के सेल्स हैं, ये रूट के क्या है? सेल्स, ऐसे ये सेल्स हैं। तो हम ये समझते हैं कि पानी अगर सेल्स के बीच में से निकल रहा है, बीच में से निकल रहा है, समझ रहे हो, बीच में से निकल रहा है, तो इसका मतलब उसको रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रोक नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा। और हम क्या कहते हैं कि जो रास्ते होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट रास्ते हैं, और सिम्प्लास्ट है। अब आप सोच के बताओ मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पानी मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसके बीच में उसने कौन सा रास्ता फॉलो किया? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट या दोनों? एपोप्लास्ट का पहले मतलब समझो, सिम्प्लास्ट का मतलब समझो, तो आपको क्लियरिटी होगी। देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपोप्लास्ट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपोप्लास्ट? एपो वर्ड का मतलब एक तरीके से नॉन लिविंग मतलब होता है, इसका मतलब नॉन लिविंग होता है, और सिम का मतलब एक तरीके की लिविंग बात को कह रहे होते हैं। देखो, प्लास्ट मतलब लिविंग हो गया ना, अदर देन, एपोप्लास्ट मतलब अदर देन लिविंग टाइप से बात कर रहे हैं। देखो, दिस इज सेल, दिस इज सेल, दिस इज सेल, है ना, ये सेल है, प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, ये जाइलम का पाइप है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपोप्लास्ट? जब पानी यहां से ऊपर जा रहा था तो उसने एपोप्लास्ट अगर रास्ता फॉलो किया तो उसका मतलब क्या है वो देखो। एपोप्लास्ट का मतलब होता है कि पानी अगर सेल्स के बीच में से जाए, क्योंकि सेल के बीच की जगह लिविंग नहीं मानी जाती, क्योंकि सेल के अंदर का जो एरिया है ये, इसको मैं लिविंग मानता हूं। ये जो अंदर का एरिया है इसको मैं लिविंग मानता हूं, लिविंग स्पेस मानता हूं, क्योंकि वहां साइटोप्लाज्म है, वहां मेरे पास क्या है? साइटोप्लाज्म है, उसको मैं लिविंग मानता हूं। सेल्स के बीच का जो स्पेस है ये बिटवीन सेल, तो एपोप्लास्ट का मतलब हो गया बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच की जगह, उसको मैं नॉन लिविंग मानता हूं। तो अगर पानी वहां से जा रहा है, सेल के बीच में से जा रहा है, तो उसे हम एपोप्लास्ट बोलेंगे, समझो इसे। दूसरा एपोप्लास्ट का मतलब समझो, सेल वॉल क्या होती है? प्लांट ने एक तरीके का केमिकल बाहर रिलीज किया होता है, तो अगर पानी सेल वॉल के ऊपर से जा रहा है ऐसे, तो उसे भी एपोप्लास्ट बोला जाएगा। अगर पानी, ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखो आप लोग, मान लो ये सेल वॉल है मेरे पास, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है ये सेल वॉल है, देखना ध्यान से, मेरे पास ये सेल है, ये ऐसे सेल है, और ये मेरे पास सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल, ये मेरे पास सेल वॉल है। तो अगर पानी सेल वॉल के ऊपर से भी जाएगा, ये देखो सेल वॉल से जा रहा है ये पानी ऐसे, तो इसे भी एपोप्लास्ट बोलेंगे। और अगर जाइलम डेड है,
जाइलम क्या होता है? डेड सेल होते हैं। तो अगर डेड सेल के अंदर से जा रहा है तो उसे भी एपोप्लास्ट बोलते हैं। तो एपोप्लास्ट के 3 मतलब होते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर 3 मतलब है एपोप्लास्ट के। एपो का मतलब होता है कि अदर, किससे अदर? लिविंग से अदर। अगर एपोप्लास्ट का मतलब होगा नॉन लिविंग स्पेस। नॉन लिविंग स्पेस, ऐसी जगह जो लिविंग नहीं है, ऐसी जगह जो लिविंग नहीं है उसे नॉन लिविंग स्पेस कह रहे हैं। तो नॉन लिविंग स्पेस कौन कौन सा होगा? बिटवीन 2 सेल, 2 सेल के बीच में, क्योंकि सेल के अंदर तो लिविंग है, सेल के अंदर लिविंग है, ये लिविंग है बेटा अंदर, इनके बीच में नॉन लिविंग है। सेल वॉल के ऊपर से जाना और डेड सेल से जाना, इन्हें एपोप्लास्ट कहते हैं। तो जब रूट से पानी बल्क फ्लो, मास फ्लो करता है ना, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि सेल के बीच में से निकल जाऊं। समझ रहे हो? सेल के बीच में से निकल जाऊं। दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि मैं सेल के बीच में से जाने के साथ साथ मैं कहां से निकल जाऊं? मैं सेल वॉल के ऊपर से निकल जाऊं। आप समझो ध्यान से। तीसरा ऑप्शन क्या होता है मेरे पास? तीसरा ऑप्शन क्या होता है मेरे पास कि वो जाइलम के अंदर से जाता है। जाइलम का जो पाइप है वो डेड सेल है, तो वहां से जाना भी एपोप्लास्ट कहलाएगा। तो थ्रू सेल वॉल, थ्रू सेल वॉल इसको एपोप्लास्ट बोला, और थ्रू जाइलम इसको हमने क्या बोला? एपोप्लास्ट बोला। तो ये एपोप्लास्ट का मतलब होता है एक तरीके से ऐसी जगह जो नॉन लिविंग है। तो जब हम सिम्प्लास्ट की बात करते हैं, सिम्प्लास्ट का मतलब देखो, ये सेल वॉल है बेटा, ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। प्लाज्मोडेस्मेटा आपको बताया था 2 प्लांट के बीच का कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्मेटा है, और इसमें आपको पता है साइटोप्लाज्म है सारा। तो अगर मैं यहां पर मूव कर रहा हूं, आप देखो ध्यान से, अगर मैं पानी को मूव कर रहा हूं, ऐसे पानी को साइटोप्लाज्म में से मूव कर रहा हूं, तो एक तरीके से मैं लिविंग में से जा रहा हूं। तो सिम्प्लास्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? सिम्प्लास्ट मतलब लिविंग के साथ। तो लिविंग के साथ जा रहे, जैसे हम लिखते हैं ना सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट मतलब साथ में, तो लिविंग के साथ जा रहा है। तो सिम्प्लास्ट का मतलब है थ्रू लिविंग, थ्रू लिविंग, और इसका मतलब हो गया, मतलब साइटोप्लाज्म में से जाना। तो अगर वो साइटोप्लाज्म में से पानी जा रहा है तो उसे सिम्प्लास्ट कहेंगे, और अगर वो सेल के बीच में से जाए, सेल वॉल से जाए और जाइलम से जाए, उसे एपोप्लास्ट कहेंगे। तो मेरे पास 3 चीजें पढ़ी पहले मैंने। एक सिद्धांत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक मैंने पढ़ा आपसे, मैंने एक पढ़ा, मेरी बात समझना, एक मैंने पढ़ा आपसे कहा फोर्स, पुश या पुल, तीसरा रास्ता। प्लांट में जब सेल्स होते हैं मेरे पास क्या ऑप्शन है? जैसे मैं आपसे कहूं जाइलम, जाइलम तो एपोप्लास्ट है। किसी सेल के अंदर से पानी जाए, सिम्प्लास्ट, सेल के बीच में से जाए, एपोप्लास्ट। क्लियर है ये? बताओ बेटा, क्लियर? एक कह रहा रिकॉर्डेड है, पिटाई कर दूंगा तेरी मैं, चिलवा चिलवा के पढ़वा रहा है, ऊपर से कह रहा रिकॉर्डेड है, लाइव पढ़ा रहा हूं। हाँ, हसनैन राजा, तेरा बाजा बज जाएगा भाई, खामखा की बात कर रहा है। बफरिंग नहीं हो रही भाई, कोई बफरिंग नहीं है। एक बार सेल जैसी चीज बदलने हम। आगे चल रहे हैं बेटा। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चिलवा चिलवा के पढ़वा रहे हो, कह रहा फिर रिकॉर्डेड है, हैं? गलत बात, ठीक है? हाँ चलो आगे देख रहे हैं। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट का मतलब समझ लो ध्यान से। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, मुझे बताना जरा। ये देखो कुछ सवाल मुझे डायग्राम से बताना। ये लीफ है, ये है, यहां पे ये सेल है, पानी यहां वेपर की फॉर्म में है, यहां पानी वेपर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर वहां से ये बाहर जा रहे हैं। मुझे बताओ ये क्या है? ए एपोप्लास्ट है कि सिम्प्लास्ट है? पानी सेल्स के बीच में है,
वेपर की फॉर्म में, सिम्प्लास्ट है, खुद से देख लो। अब एक और देखो जरा पाइप, ये जाइलम का पाइप है, ये वेसल है, वेसल में से पानी जा रहा है। ये एपोप्लास्ट है कि सिम्प्लास्ट है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड हो गया। ये देखो थर्ड क्वेश्चन, ये फ्लोएम है, फ्लोएम की सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब में पानी खाने को लेकर जा रहा है ऐसे, ठीक है, यहां पर पानी मूव कर रहा है और साथ में फूड मूव कर रहा है। मुझे बताओ ये एपोप्लास्ट है थर्ड का कि सिम्प्लास्ट है? बताना जरा मुझे, ये तीन केस बताओ। अब बताओ जरा, अगर सेल्स के बीच में से है, लीफ के बीच में वेपर बन गया हो, मतलब भले एपोप्लास्ट है, वेसल एपोप्लास्ट है, सीव ट्यूब को लिविंग सेल मानते हैं, एनसीईआरटी चेक करना कभी भी, लिविंग सेल मानते हैं, तो क्या लूंगा मैं उसे? सिम्प्लास्ट लूंगा। ये फ्लोएम की बात कर रहा हूं, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? सीव ट्यूब करता है। अब बताओ आया कि नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ। तो इसका मतलब डिपेंड करता है कहां हो रहा है। फ्लोएम में सिम्प्लास्ट होता है क्योंकि सीव ट्यूब करती है, सीव ट्यूब को लिविंग सेल लेते हैं ना हम लोग, सही है? बिल्कुल, पहला एपोप्लास्ट, दूसरा एपोप्लास्ट, तीसरा सिम्प्लास्ट, ठीक है? क्लियर? बताओ जल्दी से। है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट एपोप्लास्ट है सिम्प्लास्ट है, आप कहोगे सर सिम्प्लास्ट है। आपसे कोई पूछे कि जाइलम में ट्रांसपोर्ट एपोप्लास्ट है सिम्प्लास्ट है, तो आप कहोगे सर सिम्प्लास्ट है, क्योंकि जाइलम में वेसल और ट्रेकीड से होता है, दोनों डेड सेल्स हैं, ठीक है? और फ्लोएम में कैसे होता है? सीव ट्यूब से, वो सिम्प्लास्ट है। तो एपोप्लास्ट मेरे पास जाइलम में हो गया, सिम्प्लास्ट हो गया फ्लोएम में हो गया। क्लियर है? ठीक, सही, ठीक है। आओ जरा एक चीज देख लेते हैं आपके लिए, एक चीज देखते हैं। मुझे देखो, ये एक चीज देखो, इसको जरा कंपेयर करके देखो आप, क्योंकि ये समझ आना बहुत जरूरी है। ये देखो, इसको कंपेयर कर लेते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ठीक है? क्लियर? इनको कंपेयर कर लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एपोप्लास्ट का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या, मीनिंग निकाला मैंने? बिटवीन सेल मूवमेंट, ठीक है, थ्रू सेल वॉल और फ्रॉम डेड सेल। डेड सेल कौन से हैं? बताओ जल्दी। वेसल्स और ट्रैकीड्स। अब आगे जाकर जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना एनाटॉमी, तो वहां पर ये भी बताऊंगा कि जाइलम पैरेन्काइमा से भी कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होते हैं, वो बाद में बात करेंगे, पर अभी सिंपल समझो। इधर आ जाओ जरा, सिम्प्लास्ट मीनिंग थ्रू लिविंग स्पेस, थ्रू लिविंग, लिविंग मतलब प्लास्ट है ये, लिविंग स्पेस लाइक साइटोप्लाज्म। अब बताओ जरा, ये देखो, ये सेल्स के बीच में से जा रहा है पानी, ये एपोप्लास्ट है ऐसे, ठीक है? या सेल वॉल के ऊपर से जा सकता है, यहां मान लो सेल वॉल होती, यहां से जा रहा होता, ये एपोप्लास्ट है, ये दिस इज एपोप्लास्ट, इसके ऊपर से भी जा रहा है, सेल वॉल है ये। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, एक तो ये हो गया जाना, एक हो गया ये मैंने सेल लिया हुआ है ऐसे, इस तरीके से सेल लिया हुआ है। फोकस करो, ओपी और पीपी टाइप के बच्चे, ओपी मतलब और पापी, पीपी मतलब पुराने पापी। इधर देखो सारे जो मुंह जमाई ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, इधर देखो,
आलू भुजिया खा रहे हैं बैठ के, इधर देखो सेल के बीच में से जा रहा है, इसमें लेस रेजिस्टेंस है। लेस रेजिस्टेंस समझते हो? लेस रेजिस्टेंस मतलब पानी को कोई रोक नहीं रहा है, लेस स्टॉपेज है, कोई रोक नहीं रहा है, इसको मस्त जा रहा है, तो ये फास्ट होगा, ठीक है, फास्ट होगा। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है ना, यहां पर साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या होगा? इसमें रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगी? ज्यादा स्टॉपेज होगी, तो ये क्या होगा? स्लो होगा, और ये क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है। अब एक अगर हम बोलें कोई दोनों पैसिव हैं, एनर्जी, क्योंकि ये रस्ते हैं, रस्ते एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट दोनों पैसिव ही होते हैं, रस्ते तो पैसिव होते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें ये ज्यादा रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस है, ये फास्ट है, ये स्लो है। मैं आपसे कहूं कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, मान लो मैं प्लांट से कहूं कौन सा पसंद है, प्लांट कहेगा वैसे तो मुझे एपोप्लास्ट पसंद है, क्योंकि प्लांट कोशिश करेगा कम रेजिस्टेंस हो, कम से कम रेजिस्टेंस हो पानी के ट्रांसपोर्ट में, खाने के ट्रांसपोर्ट में। लेकिन अगर मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है, तब सिम्प्लास्ट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट कोशिश करता है एपोप्लास्ट से चीज मूव करूं, अगर ऑप्शन नहीं है तो सिम्प्लास्ट करना पड़ता है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका जो रास्ता है उसमें कोई स्टॉपेज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं ट्रैक पे कभी कोई बैठ जाएगा, कोई आ जाए, ऐसा रुक जाए, ट्रैक पे डेली रोक रहे हैं, अलग ट्रैक है ना, तो तेज चल सकते हैं। लेकिन आप मान लो रोड पे जाना है तो उसमें बीच बीच में स्टॉपेज है, तो वो सिम्प्लास्ट हो गया, समझ रहे हो? लेकिन ऐसा तो नहीं कि ट्रेन आपके घर तक आ जाएगी, ट्रेन घर तक आ जाएगी, आपको उतर के स्टेशन से घर आना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पानी का ट्रांसपोर्ट टोटल एपोप्लास्ट हो जाए, आपको दोनों ऐड करना पड़ेगा। जहां आप एपोप्लास्ट कर सकते हो वहां एपोप्लास्ट करो, जहां सिम्प्लास्ट करने की जरूरत पड़ेगी करना ही पड़ेगा, सही है। लेकिन फर्क यह है कि ये फास्ट है, ये स्लो है, दोनों को मिक्स करके पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? बताओ, जल्दी बताओ। हां, ठीक, समझ आ गया? सही है ना? तो इसका मतलब प्लांट का फेवरेट कौन सा है? एपोप्लास्ट। पर अगर ऑप्शन नहीं बचेगा तो क्या करेगा? सिम्प्लास्ट करेगा, मजबूरी है ना, सही है? क्लियर है? बोलो जल्दी। सही है भाई, हर कोई चाह रहा है कि ट्रेन घर ही छोड़ दे, सीधे वहां से निकले, है ना, स्टेशन भी ना जाना पड़े एक जगह से, है ना, हाँ, घर छोड़ दे सीधे, मजा आ जाए, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होगा वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों रास्तों का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, दोनों यूज करने पड़ेंगे जरूरत पड़ती है तो, लेकिन कोशिश ही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करें? एपोप्लास्ट। इसलिए एनसीईआरटी की एक लाइन है कि एक बार उसने ये लेयर पार करी, इट इज फ्री टू मूव एपोप्लास्ट। वो बता देंगे क्या लाइन, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चल रहे हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ भाई, आ जाओ। अब आपको क्या पढ़ना है, मैंने रास्ते समझा दी, मैं इस पे फिर आऊंगा, इस एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पे फिर आऊंगा। फिर अभी आपको सिर्फ एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का मतलब समझाया है, ये कहां होता है, कैसे होता है, इसको देखेंगे, पर इसका मतलब समझ लो, मेरी बात समझ लो ध्यान से। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट दोनों पैसिव हैं, रास्ते एक्टिव पैसिव नहीं होते, क्योंकि फोर्स कहीं और से आ रही है, फोर्स पुश और पुल है। समझो पानी क्यों जा रहा है, कोई इसे पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। अब वो उसको है कि रास्ता कैसा मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो एक अलग बात है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आ गई बात, आ जाओ भाई। अब मुझे बताओ कि जब हमने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था तो हमें ट्रांसपोर्ट करना है किन चीजों का? ट्रांसपोर्ट करना है पानी का। पहले पानी का ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा आपको, फिर मिनरल का पढ़ाऊंगा, मिनरल और पानी एक साथ हो जाता है इसलिए दोनों को रिलेट कर लेंगे, फिर मैं फूड का ट्रांसपोर्ट करूंगा। तो इसका मतलब मैं यहां पर आपको किसकी बात करने वाला हूं? जाइलम को लेकर बात करने वाला हूं। और मैं क्या करूंगा, अब मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ यहां पे फ्लोएम की बात करूंगा। तो मैं क्या कर पढ़ाने वाला हूं बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉलोइंग हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले मैं पानी का ट्रांसपोर्ट पढ़ाने जा रहा हूं आपको, पानी का टोटल ट्रांसपोर्ट पढ़ाने जा रहा हूं, सही है, उस पर फोकस करो, ठीक है, क्लियर?
एक कह रहा है विदाउट एनर्जी पानी ऊपर कैसे जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत खुश हुआ मैं क्या पढ़ा रहा हूं इतनी देर से। 3 चीजें, पहला प्रिंसिपल सिद्धांत, दूसरा फोर्स, वो पुश और पुल लेके जा रहा है पानी को। एपोप्लास्ट और सिंप्लास्ट तो सिर्फ रास्ते हैं। मेरे पास हाईवे पे गाड़ी खड़ी है, रास्ता खुला हुआ, गाड़ी अपने आप जाएगी नहीं, उसमें इंजन लग रहा है, फोर्स चाहिए। तो फोर्स क्या है? ट्रांसप्रेशन पुल। समझ आ रहा है? ट्रांसप्रेशन पुल एक फोर्स है। लेकिन जाते वक्त रास्ता कौन सा है? मोर रेजिस्टेंस या लेस रेजिस्टेंस। तो रास्ते एक्टिव पैसिव नहीं होते, रास्ते या तो स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं, पर चलना किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। ठीक है, हार्मोन छोड़ दे यार, एडजस्ट कर लेंगे इतने में। सही है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। गटेशन ओटेशन सब पढ़ा दूंगा, शांति रखो एकदम, ऐसा मस्त समझ में आने वाला है ना। हाँ, हार्मोन की बात कर लेंगे भाई। हार्मोन असल में क्या है? हार्मोन बहुत थोड़ी दूरी पे जाता है, बहुत कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम तो अभी ये 3 चीजों की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, मेनली हम बात करने वाले पानी, मिनरल्स की और फूड की। ठीक भाई, सब पढ़ाएंगे बेटा। हाँ बेटा देखो, नीट के पेपर में बेइज्जत होने से अच्छा है कि मास्टर के हाथों थोड़ी बहुत बेइज्जती सह लो, है ना। आप बैच में नहीं पढ़े मेरे से, नहीं तो ऑफलाइन में तो बच्चों को ऐसा लगता है यार ऐसे बैठे रहते हैं ड्रॉपर वाले, कुछ हम सवाल पूछते हैं नए नए टॉपिक, पढ़े हुए टॉपिक्स में, जो ऐसा नहीं उन्होंने पढ़ा नहीं होता ऑलरेडी। जो ड्रॉपर के 2nd ईयर के होते हैं या 12th के भी कहीं के होते हैं, तो अच्छे सवाल पूछ लेते हैं, है ना। ठीक है, हम मास्टरों से भी अच्छे पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो अलग चीज है कि भाई ऑनलाइन में तुम सामने नहीं हो तो सवाल नहीं पूछ सकते, इससे पता नहीं चलता है कि मुझे कितना आता है। ये जेन्युइन बात बता रहा हूं आपको। नहीं तो होता ये है कि अगर ऑफलाइन हो तो आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछो, फिर एक्सप्लेनेशंस देखो खतरनाक, तो इससे नॉलेज जज हो जाती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आगे आ जाओ, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। सबसे पहले पानी के ट्रांसपोर्ट की बात करने वाला हूं मैं। ठीक है, हम बात करेंगे, पहला टॉपिक पढ़ रहा हूं, सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, इसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कह रहे हैं। एकदम फोकस करके सुनना, ठीक है, क्लियर, फोकस करके सुनना भाई, ध्यान से सुनो, फोकस करके सुनो। मुझे पानी का ट्रांसपोर्ट करना है। आप सबको दिख रहा है ये लीफ है, आप सबको पता है हम पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं। लीफ हो गई, ये स्टेम है, और ये मेरे पास रूट है। ये मेरे पास क्या है? रूट। मैं आपसे कह रहा हूं कि पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, देखो कैसे होगा। सबसे पहले पानी का ट्रांसपोर्ट, ये ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या बता रहा हूं आपको। सबसे पहले पानी का ट्रांसपोर्ट ये यहां, ठीक है, पानी अंदर आ गया रूट में, पानी अंदर आ गया। फिर पानी को ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं पानी को। पानी को क्या कर रहे हैं बेटा? ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं। या जाइलम का पाइप है बेटा, ये अंदर, ये पाइप जो है ये जाइलम का है, आप समझ लो ध्यान से। दिस पाइप इज ऑफ जाइलम, ये जाइलम है अंदर। देखना, मैं पानी का ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले पानी को मुझे जाइलम में ले जाना पड़ेगा, पानी को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, पानी को ऊपर ले जा रहे हैं और फिर पानी को बाहर फेंक रहे हैं। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि पानी को लाए क्यों, जब बाहर फेंकना था मुझे तो पानी को बाहर फेंक दिया और गैस की फॉर्म में चला गया। क्यों लाए पानी को? है कौन बताएगा? मेरे पास 3 चीजें पढ़नी है मुझे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। यहां पर थर्ड है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का 3 लेवल पढ़ना है। पहले पानी को अंदर लाओगे, ए, हम लिखेंगे वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को अंदर लाओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और एंड एंट्री इनटू जाइलम। एंट्री किस में करा रहे हैं? जाइलम में करा दो। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। पानी को अंदर ले जाके जाइलम में ले जाओ, फिर पानी को ऊपर ले जा रहे हैं, पानी को ऊपर ले जा रहे हैं। हाँ, पानी लाए, ऊपर बाहर फेंक दिया मतलब मस्त चीज है ना। पानी लाए, है ना, खाना बनाया, पकाया और फिर बाहर फेंक दिया। नहीं, हम कर क्या रहे हैं? पानी को ऐसे ऊपर ला रहे हैं। ऐसा लाने का 2 फायदा है।
एक तो पानी प्लांट को जिस जिस सेल को चाहिए उसको मिल जाएगा, दूसरा क्या है, मुझे मिनरल चाहिए, मुझे बहुत सारा, मुझे क्या चाहिए, बहुत सारा मिनरल चाहिए, उसके लिए पानी का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनना, आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं, आपको इसको समझना, आपको समझने वाली भी। जैसे मान लो ये बीकर है, इस बीकर में इतना पानी है और इसमें ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज डाल दिया मैंने 5 ग्राम, 5 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, इसमें मेरे पास मान लो 1 लीटर पानी है। अब मेरे पास इस कंटेनर में 100 लीटर पानी है और इसमें भी 5 ग्राम ग्लूकोज है। यह फर्क है जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। असल में क्या होता है, मिनरल बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होता है पानी के अंदर, तो प्लांट के पास मजबूरी होती है कि उसे, जैसे मैं आपको कहूं एक काम करो, आपके पास 2 पानी दे रखे मैंने, एक 1 लीटर पानी में 5 ग्राम ग्लूकोज और एक 100 लीटर पानी में 5 ग्राम ग्लूकोज है। अगर मैं कहूं कि आपको ग्लूकोज लेना है तो यहां पर आपको 1 लीटर पीना पड़ेगा, वहां 100 लीटर पीना पड़ेगा, 100 की आपको जरूरत तो है नहीं, फिर वो यूरिन से बाहर जाएगा। ऐसे ही प्लांट की कहानी है, उसको जो मिनरल चाहिए वो मिनरल पानी से चाहिए, पर पानी से जो मिनरल ऊपर आ रहे हैं वो बहुत कम है, तो उसके पास मजबूरी है, ले ले भाई 100 लीटर पानी ले ले, क्या करेगा, बाकी बाहर फेंक। फिर समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मिलेगा 5 ग्राम ग्लूकोज ही, चाहे 100 लीटर हो चाहे 1 लीटर हो, तो ये कहानी है, सिंपल सी बात, इसलिए पानी बाहर फेंकना पड़ता है। अरे सही है, समझ आ गई बात। एक कह रहा ऑक्सीजन के लिए, वो भी एक रूल है, एक रीजन है, लेकिन ऑक्सीजन वाली बात बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, बोलो सही है ना। हां, पानी यूरिन नहीं कर रहा है, प्लांट यूरिन नहीं कर रहा है, ट्रांसपिरेशन कर रहा है, पानी बाहर फेंक रहा है ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। हां सही, बहुत ही बढ़िया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पानी अंदर गया, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पानी की एंट्री, पानी को ऊपर ले जाने का है। पानी को ऊपर ले जाने के लिए क्वेश्चन आता है इसका, असेंट ऑफ सैप, असेंट, असेंट मतलब चढ़ना, सैप मतलब पानी और मिनरल। हमेशा याद रखो सैप वर्ड का मतलब पानी और मिनरल हो सकता है, और अगर फ्लोएम सैप लिखूंगा तो पानी और सुक्रोज, पानी और मिनरल मैं लिख रहा हूं, असेंट ऑफ सैप। वैसे जाइलम का जो सैप होता है वो बेसिक होता है अल्कलाइन, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर, असेंट ऑफ सैप। बेटा अभी मेरी आज उसमें भी क्लास थी यकीन 1.0 में, और गलती से मैंने वो लाइव ले ली, वो 8 से 10 थी, अब तुमको पढ़ा रहा हूं, मेरे पैर दुखने लगे अब, ठीक है, क्योंकि लगातार ऐसे तो मतलब, हाँ ठीक है। अच्छा अभी एक और है उसमें, लक्ष्य 2.0 में, उसमें भी अभी हुआ क्या है कि अभी मनीष दुबे सर के पास बैचेस जाने बाकी हैं, मेरे पास हैं बैचेस, तो यकीन 1.0 उनके पास चला जाएगा, तो थोड़ा सा आपके लिए टाइम ज्यादा होगा, चीजें और बना के दूंगा, टेंशन मत लो, जो मैं कराऊंगा 100% आएगा एग्जाम में, मुझे भी पता है। ये आ जाओ भाई, देखो पानी ऊपर चढ़ने को असेंट ऑफ सैप कहेंगे, चढ़ गया पानी। तीसरा स्टेप है ट्रांसपिरेशन, इसमें आपका बचा हुआ मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाएगा, फिर छोटे छोटे टॉपिक है, मिनरल ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये देख लो ध्यान से, जल्दी करो, देख लो बेटा। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब ये देखो हमने क्या क्या बताया, हमने लिखा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को पहले अंदर ले जाना है, फिर पानी को ऊपर चढ़ाना है, फिर ट्रांसपिरेशन। पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, पानी ऊपर जाइलम से जा रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं असेंट ऑफ सैप में एपोप्लास्ट है सिंप्लास्ट है, पानी ऊपर इस पाइप से जा रहा है, पानी ऊपर इस पाइप से जा रहा है, देखो पानी जाइलम के पाइप तक, ये जाइलम है ये वाला, पानी जाइलम के पाइप तक पहुंचने से पहले उसने एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट दोनों कर लिया, लेकिन एक बार जाइलम में आ गया तो वो ऊपर जा रहा है। मुझे बताओ जरा वहां पर एपोप्लास्ट है कि सिंप्लास्ट, अगर आपने मेरी बात समझी होगी तो आप कहोगे सर एपोप्लास्ट है, मजा आ गया, ठीक है। हां क्लियर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है।
हाँ, और अगर पानी यहां सेल्स के बीच में से लॉस हो रहा है, ये भी एपोप्लास्ट है। इसका मतलब जो भी सिम्प्लास्ट होता है वो थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन के टाइम पे होता है। तो अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं टॉपिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एंट्री ऑफ वाटर इन जाइलम। ये दो अलग अलग टॉपिक है, दोनों को दो पार्ट में पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी रूट कैसे एब्जॉर्ब करेगी। फिर मैं पढ़ा रहा हूं एंट्री ऑफ वाटर इनटू जाइलम। ये दो पार्ट में पढ़ा रहा हूं, जल्दी जल्दी देखो बेटा, फास्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए मुझे, बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं चाहिए बेटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लाज्मोलिसिस वगैरह उतना नहीं आता, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, आप पढ़ोगे, एक बार रिवाइज करोगे। ये है कॉन्सेप्ट एक्चुअल के, डीप कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो पानी को अंदर लेके जाएंगे प्लांट के अंदर। आ जाओ, ले आओ पानी को अंदर, लाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करा दो जल्दी से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब कराना है, बहुत ही बढ़िया बेटा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बार मैं मतलब जब क्या नाम है 10th क्लास में था, मैंने एक चीज फील करी कि यार प्लांट को ग्रो करने के लिए यूरिया चाहिए, ऐसा पढ़ लिया मैंने कहीं से। ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ और मेरे को ये भी पता चल गया यूरिया आसानी से मिल जाता है। तो मैं एक नर्सरी में गया, उनसे यूरिया का पैकेट खरीद के ले आया। ठीक है, वो पैकेट जब मैं खरीद के लाया तो मैंने वो यूरिया क्या किया, प्लांट में डाल दिया। पर मैंने कहा यार ये जल्दी ग्रो कर जाएगा, मैंने उसके बहुत पास पास डाल दिया। तो जब मैंने यूरिया बहुत पास पास डाला तो जिन प्लांट्स में यूरिया, मैंने पूरा भर दिया यूरिया उधर अपने उनके मतलब जो गमले वगैरह थे वहां पे पूरा मस्त यूरिया भर दिया। तो हुआ ये कि सुबह तक सारे प्लांट मर गए। रीजन बताऊंगा आज यहां पे। ठीक है, क्यों मर गए मुझे भी पता चला, लेकिन जब हमने ये टॉपिक पढ़ा तो ज्यादा पता चला कि क्यों प्लांट मर गए, वो आज बताऊंगा। तो उस वक्त मुझे पता चला, सुबह लगा कि बढ़िया ग्रो कर जाएंगे, मैंने सारा यूरिया पास पास डाल दिया। कभी आप में से कुछ ने देखा होगा, किसान यूरिया छींटता है, एक जगह नहीं डालता। रीजन क्या होता है, यूरिया सॉल्ट है, सॉल्ट रूट में से पानी खींच लेगा। सॉल्ट क्या करेगा, रूट में से पानी खींच लेगा। आप समझ रहे हो? तो पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, पानी अगर बहुत सॉल्ट होता है ना, इसलिए सॉल्टी वाटर में प्लांट नहीं उगते, सॉल्टी सॉइल में प्लांट नहीं उगते, उसे बंजर भूमि कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट उसमें से पानी नहीं खींच पाता। और यही हुआ था मेरे साथ, यूरिया भर दिया मैंने, पिटाई मतलब नहीं हुई, खैर मैं खुद ही, मैंने बताया नहीं किसी को। ठीक है, क्लियर है? चलो हाँ, तो ये भी है, मतलब होता है ये। हाँ, जस्टिस फॉर प्लांट करेंगे। चलो आओ देखो मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये रूट बना दी, ध्यान से देखना। ये कुछ लाइनें लिखूंगा जो नीट में डायरेक्ट आ जाएंगी। ये मैंने रूट बना दी है, मुझे पानी को एब्जॉर्ब कराना है। ये मेरे पास रूट है, ये देखो, ये कह रहा है जस्टिस फॉर प्लांट। आपको पता होना चाहिए रूट में सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस कहते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर मिलियंस ऑफ होते हैं, मिलियंस ऑफ रूट हेयर होते हैं रूट पे, और वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं पानी के एब्जॉर्प्शन का। अब मेरी बात समझो ध्यान से। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहता हूं कि यहां पर मान लो 100 NaCl है, 100 मतलब 100 NaCl मान लेते, चलो NaCl के रिस्पेक्ट में ही कहते हैं। मेरे पास यहां पर 1000 NaCl है। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि सॉइल डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, सोच के बताना। रूट इतना वॉल्यूम है और ये NaCl, ये पूरा बोर्ड है, ये मतलब सॉइल है पूरा बोर्ड। मुझे बताओ ये इसको 500 कर देते हैं आपके लिए, ठीक कर लेते हैं, 500 NaCl। मुझे बताओ कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि कंसंट्रेटेड, सोच के बताना। कंसंट्रेटेड, पिटाई करूंगा मैं जिसको अभी तक मोलारिटी नहीं आई होगी। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, रूट सिर्फ इतना वॉल्यूम है, ये पूरा बोर्ड है, इसमें 500 NaCl है, वॉल्यूम ज्यादा है। सॉइल में अमाउंट ऑफ मिनरल ज्यादा होता है, पर सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो पूरी सॉइल में बहुत बड़े एरिया में है। तो सॉइल कौन सा सॉल्यूशन हुआ, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड? बताओ सॉइल कौन सा सॉल्यूशन हुआ? सॉइल हुआ मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन? सॉइल हुआ, सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिस बच्चे को नहीं समझ आई, वॉल्यूम ज्यादा है ना, सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल क्या है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। समझ आई नहीं आई? अरे भाई इसको ऐसे ले लो, आप मान लो अगर सॉइल है आपके पास 5 ग्राम सॉइल है, 10 ग्राम सॉइल है,
और 10 ग्राम आपने मूली रेडिश ली हुई है। अगर सॉइल कंसंट्रेटेड होता, मूली तो रूट होती है ना, और वो डाइल्यूट होता, तो मिट्टी खा लो ना, उससे ज्यादा मिनरल मिल जाएंगे तुम्हें। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्लांट में ज्यादा मिनरल होते हैं वॉल्यूम के कंपैरिजन में एज कंपेयर टू, तभी तो हम प्लांट खाते, नहीं तो मिट्टी नहीं खा लेते, कंसंट्रेटेड होता। कैसी बात कर रहे हो? अरे आ गया समझ? एक कंसंट्रेटेड वाले पिटाई खाएंगे मेरे से किसी दिन। हाँ इधर देखो भाई, सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉइल मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सॉइल कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। देखते चलो ध्यान से, सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इन सॉइल बोथ कैटायन और एनायन होता है। ठीक है, बोथ कैटायन और एनायन होता है। ठीक है, बहुत कैटायन, बेटा बहुत लॉजिक है बायो में, इतने लॉजिक भरे पड़े हैं। आ जाओ, सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉइल में दोनों कैटायन और एनायन दोनों होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा याद रखना, प्लांट क्या करता है? पहले मिनरल एब्जॉर्ब करता है। सुनो ध्यान से, हमेशा याद रखो बेटा, ये भी उसमें जूलॉजी में भी काम आएगा। प्लांट क्या करता है? सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो पहले क्या होता है? मान लो ये सोडियम है, तो पहले सोडियम एब्जॉर्ब होता है। जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर मिनरल ज्यादा हो जाएगा, पानी उसके पीछे आएगा। तो पहले सोडियम एब्जॉर्ब हुआ, फिर रूट हेयर से पानी उसके पीछे जाएगा। आप समझ रहे हो कैसे एब्जॉर्प्शन होती है पानी की? मैं आपको पानी का एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा हूं, पर मैं आपको कह रहा हूं सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉइल में कैटायन और एनायन दोनों होते हैं, और होता क्या है कि मिनरल हमेशा आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। मिनरल एब्जॉर्ब ओनली इन आयनिक फॉर्म, ओनली इन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और एक बार मिनरल एब्जॉर्ब हो गया, वंस मिनरल एब्जॉर्ब, एक बार मिनरल एब्जॉर्ब हो गया तो क्या होगा बेटा? देन वाटर फॉलो करेगा उसे, देन वाटर क्या करेगा? फॉलो करेगा। इसका मतलब यह होगा, समझो ध्यान से, देखेंगे सब लोग इधर, देखेंगे, फोकस करेंगे। मिनरल क्या नाम लिख रहा हूं? Na हो गया, प्लस में Cl माइनस, K प्लस कैल्शियम। इनका पहले एब्जॉर्प्शन होता है, इनका पहले एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद पानी उसे फॉलो करता है। तो आपको यह याद रखना है, देन वाटर फॉलो, पानी उसे फॉलो करता है। और पानी का एब्जॉर्प्शन सिर्फ रूट हेयर से होगा, मिनरल का भी इसी से होगा। पानी का एब्जॉर्प्शन सिर्फ रूट हेयर से होगा, और वो एब्जॉर्प्शन प्योरली पैसिव होगा, ऊर्जा नहीं लगेगी, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। पानी का एब्जॉर्प्शन सीख लो पहले। सॉइल इज अ कौन सा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें कैटायन एनायन दोनों होते हैं। मिनरल हमेशा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? आयनिक फॉर्म में। एक बार मिनरल एब्जॉर्ब होगा, पानी उसे फॉलो करेगा। चेक करना, एनसीईआरटी कहती है कि वाटर ऑलवेज एब्जॉर्ब पैसिवली, ऑलवेज एब्जॉर्ब पैसिवली। पैसिवली मतलब उसमें ऊर्जा नहीं लगती। एंड बाई रूट हेयर, एंड बाई रूट हेयर, सिर्फ रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि वो मिनरल को फॉलो करता है। पर मेरे दिमाग में यह भी तो सवाल है कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव है कि पैसिव है? मैं एक तरफ लिख रहा हूं सॉइल डाइल्यूट सॉल्यूशन है, किसी डाइल्यूट में से मिनरल खींचना हो तो एक्टिव करना पड़ेगा, कुछ मिनरल पैसिव भी आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव दोनों है। एब्जॉर्प्शन इज बोथ एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, बट मोर एक्टिव, मोर उड़ने वाला मोर नहीं, मोर एक्टिव, ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि सॉइल डाइल्यूट सॉल्यूशन है। समझ लो ध्यान से भाई। बेटा पहले कौन जाएगा? पहले मिनरल जाएगा, पानी उसका पीछा करेगा। पानी का एब्जॉर्प्शन प्योरली पैसिव होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन प्योरली पैसिव होता है। समझ लो ध्यान से, मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव दोनों होता है। ठीक है, चेक कर लो एनसीईआरटी और बोलो जय माता दी, एनसीईआरटी की जय। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, एज पर योर गॉड, है ना, एज पर योर जो भी है, मतलब अपने हिसाब से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट ऐसे कह रहा हूं, ठीक है? बुरा नहीं माने किसी कोई भी इस बात का, बस ये कह रहे हैं, ठीक है, समझ आना चाहिए, है ना? मैं सिर्फ एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा हूं। हाँ, एक मूवी आई थी ना वो, जिसमें, बाद में बताएंगे, छोड़ो, जल्दी करेंगे आगे। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा मुझे बताना, किसी ने आज तक ये सोचा, मुझे बताना है, ये सोचा किसी ने आज तक कि इन वाटर लॉगिंग, इसको जरा देखें कौन समझाता है। इन वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग पता है कि नहीं? इन वाटर लॉगिंग, जब पानी लग जाता, बारिश का पानी पूरा भर गया प्लांट के आसपास, प्लांट सूख जाते हैं, प्लांट ड्राई हो जाते हैं और मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। जो ये आपने पढ़ा है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके आसपास पूरा पानी भर जाता है ऐसे। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्लांट सूख जाते हैं अगर पानी बहुत दिन तक रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बताओ? सूख के मरते हैं, ठीक है? सही है, क्लियर? अरे यार पढ़ लो ना प्लीज, फिर तुम कमेंट में। हाँ देखो, ध्यान से सुनो, सूख के क्यों मर जाते हैं, मेरी बात सुनो। देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि जो सॉइल होती है, सॉइल के बीच में ऑक्सीजन होती है। यहां क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए? रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन, ऊर्जा बनाने के लिए, जिसकी मदद से क्या बनता है? एटीपी फॉर्म होता है, एटीपी बनता है। एटीपी किस लिए चाहिए? फॉर मिनरल एब्जॉर्प्शन चाहिए। क्या चाहिए? मिनरल एब्जॉर्प्शन चाहिए। देख लो ध्यान से, रिक्वायर फॉर मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है? देख लो, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन सॉइल के बीच में होता है, वो किसके लिए चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए, जिससे एटीपी बनता है। और मैंने कहा ना, मिनरल एब्जॉर्प्शन मोस्टली एक्टिव होता है। मोस्टली क्या होता है? एक्टिव। एक्टिव मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, पंप के थ्रू होगा, और उसके लिए एटीपी चाहिए। एटीपी नहीं मिलेगा तो अच्छा, मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। तो इसका मतलब यह हो गया कि जहां पानी भरा रहेगा, जहां पानी भरा रहेगा, वाटर लॉगिंग रहेगी, तो वहां ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगी। वहां सॉइल में ऑक्सीजन एब्सेंट इन सॉइल, तो रूट को क्या नहीं मिलेगी? रूट नॉट गेट ऑक्सीजन। अगर रूट को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो क्या नहीं करेगा? वो मिनरल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर उसने मिनरल एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पानी में है पर नॉट एब्जॉर्ब वाटर। अगर वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो प्लांट ड्राई हो जाएगा और सूख के मर जाएगा। आ गई समझ? छुट्टी वाले घर जाओ, छुट्टी वाले घर जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर? ऑक्सीजन नहीं मिली ना, तो यही चीज आप एकदम प्रूव कर दी हमने यहां पे कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन मोस्टली एक्टिव होता है, और एक बार मिनरल एब्जॉर्ब होगा तभी पानी एब्जॉर्ब होगा। और पानी का एब्जॉर्प्शन 100% पैसिव होता है। 100% कैसा होता है? पैसिव होता है। क्लियर है? ठीक है, रिपीट क्या कर रहे हो बेटा? रिपीट। अब यूरिया वाली बात क्या आती है, सुन लो। यूरिया मान लो मैं यहां पे खूब सॉल्ट डाल देता हूं, खूब सॉल्ट डाल देता हूं। सॉल्ट क्या करेगा? पानी खींच लेगा बाहर। अगर बाहर सॉइल में काफी सारा सॉल्ट है तो पानी खींच लेगा, तो प्लांट तो वैसे ही मर जाएगा। अब करके देख लो, नमक गिर देना किसी प्लांट पे, सूख के मर जाएगा पानी। ऑक्सीजन क्यों कम है? वाटर लॉगिंग में ऑक्सीजन, पानी भरा है ना बेटा, पूरा ये पानी भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कैसे करेगी? अगर सॉइल होती है ऐसे, तो सॉइल में से कुछ कुछ ऑक्सीजन डिफ्यूज करके अंदर जाती है, पर ऑक्सीजन की जगह में पानी भर गया। ठीक है, क्लियर? आगे आ जाओ भाई, आगे आओ। अब मैंने आपको क्या पढ़ाना है देख लो जरा। मैंने आपको कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मुझे ध्यान से सुनना बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बता दिया आपको। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? पानी की एंट्री किसमें? जाइलम में।
पानी की एंट्री जाइलम में वो पढ़ाने जा रहा हूं, वो देख लो जरा ध्यान से। पानी की एंट्री पढ़ाने जा रहे हैं किसमें? जाइलम में। देख लो भाई, ध्यान से देख लो। तो देखो मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, देखो भाई ये रूट का ट्रांसफर सेक्शन है। बच्चे देखो भाई सारे, ये रूट का ट्रांसफर सेक्शन है। ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है? मैं इस तरीके से रूट को काट दूं तो ट्रांसफर सेक्शन है। पहले लेयर्स के नाम याद करो, सारे बच्चे नाम याद करेंगे। सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एपी। एपी का मतलब आउटर, बाहरी। एपिडर्मिस, डर्मिस मतलब लेयर। ये रूट एयर है, दिस इज रूट एयर, ये एपिडर्मिस हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया? देखो ध्यान से, ये यहां पर सेल्स हैं, इसको हमने कॉर्टेक्स बोलते हैं। लेयर के नाम याद करो, ये सबसे बाहर वाली लेयर हो गई, ये रूट एयर हो गई। यहां पर सेल्स होते हैं, इन्हें कॉर्टेक्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तीसरे नंबर पे कौन सी लेयर है? ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूं मैं। तीसरे नंबर पे कौन सी लेयर है? ये एंडोडर्मिस है। प्लांट की रूट के अंदर लेयर्स बता रहा हूं। फिर ये अंदर कुछ लेयर्स और है, व्हाइट से दिखा रखा है, ये वाली, इन्हें पेरीसाइकिल कह रहा हूं। इन्हें क्या कह रहा हूं? पेरीसाइकिल। और ये वास्कुलर बंडल है। पी से फ्लोएम और एक्स से जाइलम। देख लो तो लेयर्स कौन कौन सी हो गई? ये एपिडर्मिस हो गई, देखो फिर से, दिस इज एपिडर्मिस। याद करो जल्दी से लेयर, तभी समझ आएगा। दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है। ये वाली लेयर कौन सी है? एंडोडर्मिस। ये इसके अंदर की पेरीसाइकिल, पेरी का मतलब पेरीफेरी, पेरीसाइकिल। ये फ्लोएम और जाइलम तो अलग अलग है, ये देख रहे हो, एक फ्लोएम इधर, जाइलम इधर, फ्लोएम इधर, जाइलम इधर। इनको दोनों को मिलाकर मैं नाम देता हूं वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल। मुझे पानी कहां चाहिए भाई? मुझे पानी कहां चाहिए? पानी मेरा यहां आ गया, एंट्री करा दी है मैंने पानी की, पानी की मैंने एंट्री करा ली है। अब यहां से मुझे पानी को कहां लेकर जाना है? देख लो, यहां से मुझे पानी को कॉर्टेक्स से होता हुआ, ऐसे कॉर्टेक्स से होता हुआ, एंडोडर्मिस से होता हुआ, आपको यह जाइलम तक लेकर आना है पानी, और फिर उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। ये करना है मुझे। समझ आ रही है? अरे कुछ कुछ समझ आ रहा है? जल्दी बताओ। इतने मतलब आतुर है पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़नी है सर, जो पढ़ा रहा हूं तो पढ़ ले भाई, ये भी आने का है। बायो ज्यादा नंबर की है, ठीक है। इतने आतुर है मतलब एकदम, सर केम छोड़ दो, आज तो केमिस्ट्री पढ़ के छोड़ेंगे। आज वहां जाके हम ऐसे ऐसे बॉन्ड बना देंगे 4-5 तरह के, जो सर ने भी नहीं सुने होंगे, ऐसे वाला क्या बताओ। जाइलम में ले जाना है, ठीक है। सीक्वेंस देखो, ब्रेक दे रहा हूं बेटा, छोड़ रहा हूं, नहीं करा रहा आगे। सीक्वेंस देखो, कल थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाऊंगा, पहले बोल रहा हूं, रोना नहीं। सीक्वेंस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल और जाइलम। अब वो सेल के बीच में से जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ सारे बॉन्ड बना लेना, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, है ना, सही है। हाँ जिंदा ना करो, जिस दिन मॉलिक्यूलर बेसिस या बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा हूंगा ना, उस दिन पूछूंगा एटीपी में कौन से बॉन्ड होते हैं, जब पता चलेगा तुम्हें। एक बना लो जितने बॉन्ड बनाने। चलो ठीक है बेटा, आपकी आज की क्लास कौन सी थी ये? ठीक है, आज इतना ही रोक रहे हैं, आपको इसके आगे से पढ़ाएंगे और पढ़ा देंगे। आपको समझ आना चाहिए, लॉजिक रखो। देखो मैं 2 चीजें क्लियर कर देता हूं। जिस बच्चे को लग रहा है कि भाई लाइव में उसको कम ज्यादा टाइम वेस्ट लगता है, अगर ऐसा फील होता है तो गो एंड वॉच रिकॉर्डेड, जो आपका यकीन 1.0 में है। आपको लग रहा है इंटरेक्शन हो रहा है, मजा आ रहा है, हम पढ़ मजा सीख रहे हैं इंटरेस्ट से, तो यहां पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा सिलेबस सेम कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डीपीपीस के क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूं, जिसके क्वेश्चन रेलेवेंट होंगे आपको आएगा। आपको इसके अलावा कोई सोर्स नहीं बना रहा। देखो मैं क्या क्या देने वाला हूं, एक डीपीपी दूंगा, एक वर्कशीट देता हूं, वर्कशीट, जिससे कॉन्सेप्ट पक्के होते हैं।
हैंड रिटन नोट्स दूंगा, पर उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे लिखने के लिए, वो दूंगा। वर्कशीट आज दे रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा मैं सक्षम और मंथन नाम के 2 असाइनमेंट और दूंगा, जो मुश्किल क्वेश्चन के भी होंगे, जो आपको और कॉन्सेप्ट, मंथन सबको नहीं बनाना होता, मर्जी होती है, सक्षम तक आप बना लेना। तो अभ्यास के आपको मिल रहे हैं, सक्षम के मैं आपको दे दूंगा, मंथन जो रहेगा वो आपकी मर्जी है, बनाओ ना बनाओ। मैंने अभी तक दिया नहीं एक भी असाइनमेंट उसका, पर वो मुश्किल होगा, मर्जी है, बना लो, पर उसकी कोई डिस्कशन नहीं करूंगा कभी, ठीक है? वो आपका दिमाग लगा लो, ठीक है? क्लियर है? हाँ, तो घबराना नहीं है यार, है ना? मैं ऐसे नहीं है कि आपको, कल कुछ बच्चे लिख रहे थे कि स्कैम हो गया, लाइव नहीं ली, अरे भाई मेरी मर्जी, मैं कैसे भी पढ़ाऊं, टेंशन मत लो, सिलेबस बढ़िया पढ़ाऊंगा, 1 नंबर का बढ़िया सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? हाँ, मैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकूंगा, ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं, सिर्फ बढ़िया सिलेबस, एकदम प्रॉपर सारी चीजें एनसीईआरटी से खोल के देख लो, अगर एक एक लाइन मिले नहीं, बल्क फ्लो मास फ्लो मिल जाएगा। मैंने अभी वो नहीं बताया माइकोरिजा वगैरह के बारे में, वो बताऊंगा मैं अभी आपको, क्लियर? पर मिलेगा सारा आपको अभी, ठीक है? आप देख लो, प्योरली पैसिव लिखा हुआ है, क्लियर? प्योरली पैसिव लिखा, पानी का एब्जॉर्प्शन और रूट हेयर से होता है, ठीक है बेटा? मूवी का नाम कसं ये था कि बेटा जो पढ़ना है वो डिस्को, बाकी तो खिसको, है ना, जिसको नहीं पढ़ना, ठीक है? बाय, थैंक यू सो मच।